मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से एक बार पुनः आपकी विषय शिक्षिका नीलम यादव एक नया चैप्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मेरे थ्रू आपको मिलने वाली है। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि आप सभी ने देखा कि भारत का जैसे आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा की विकास यात्रा, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ऐसे तमाम मुद्दों पर आप सभी ने अच्छा अलग-अलग शिक्षकों के माध्यम से उत्कृष्ट जानकारी आपने कलेक्ट की, आपके पास अच्छी से अच्छी जानकारी आई। बच्चों, अध्ययन अध्यापन के इसी क्रम को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हुए अपना ये नया जो चैप्टर है, नया जो प्रकरण है, प्रकरण 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर यह आता है, विषय का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान कैसे कोरिलेट हो गया है इतिहास के साथ में, 2 सेकंड हम लोग उसको देख लेंगे। विज्ञान कहते किसे हैं आम भाषा में? विज्ञान का अर्थ हो गया बच्चों एक विशेष ज्ञान प्राप्त करना। एक विशेष ज्ञान कैसे? जैसे प्रयोग हुआ, प्रक्षेपण हुआ, इन सारे प्रयोगों के माध्यम से जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला गया, उसे किस तरह से प्रमाणित किया जाए और उसका मानवीय जीवन पर क्या सुखमय, किस तरह का सुखमय और उत्कृष्ट परिणाम होने वाला है, इसका प्रयत्न वैज्ञानिकों के माध्यम से किया गया। तो विज्ञान यहाँ पे हम यही यही देखने वाले हैं इस पाठ में। और प्रौद्योगिकी का क्या काम है? प्रौद्योगिकी यानी किसी कौशल, किसी गुणवत्ता को, किसी विशेष चीज को नया करना, उसके उस क्षेत्र में नया करना, अर्थात वस्तु का निर्माण जो करना है, उसमें नवीनतम ज्ञान का उपयोग करना ही प्रौद्योगिकी है। अब बच्चों यहाँ पर विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, एक उसका उसमें से एक निष्कर्ष लेकर के उसको हम एक उत्कृष्ट जीवन शैली, मानव जीवन के लिए जो कुछ भी ये इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं मानवीय जीवन से के संबंध में ही पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसका ही यानी कि किसी कौशल का जो हम नवीन नित्य नवीन निर्माण करने वाले भी बहुत सारे पिक्चर्स आप आगे देखोगे। तो वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग है, उपयोग है, यह दोनों चीजें जोड़ करके ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी बन गई। और इसी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चैप्टर इतिहास में इसलिए दिया गया है कि इस क्रम को हम इतिहास के माध्यम से, इतिहास विषय कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब एकत्र हुआ तो उसका क्या इतिहास रहा, उसमें किन किन विशेष व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया, उनका पिछला अध्याय क्या रहा, उनका इतिहास क्या रहा, उसी के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे सभी लोग जानते हैं, नॉर्मली एक सामान्य भाषा में बीते हुए कल के बारे में हम जानकारी जो प्राप्त करते हैं, वही हमारा इतिहास हो जाता है। वैसे ही यह हमारा जो विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें जो निष्कर्ष निकला और जो कौशल्य के माध्यम से एक नई जानकारी कलेक्ट हुई, उसका इतिहास कैसे रचा गया, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय समाज में, भारतीय लोकतंत्र में उसका नवीन इतिहास कैसे बना, इसके बारे में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो उसके पश्चात मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है आर्थिक विकास। जून जुलाई के क्लास में मैंने लेसन जब लिया था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट था, हमारा जो विकास था, नवीन भारतीय सरकार ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सराहनीय योगदान में अपने कदम को आगे बढ़ाया जो है। और प्रत्येक क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाएं, सप्तवर्षीय योजनाएं, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, चिकित्सा के स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जो हमारा लेवल, जो हमारी व्यवस्था का स्तर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के शासन में गिरा हुआ था, उसे एक बार पुनः जागृत करने का कार्य किया गया। इसी क्रम में हम, ये तो हमारे सामान्य जीवन के लिए हो गया कि हमारा शिक्षा होगी तो बच्चे ज्यादा पढ़ लिख करके देश आगे जाएगा, चिकित्सा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। उसी क्रम में बच्चों यदि हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं होता है, हम लोग अगर वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते हैं,
तो हम पीछे माने जाएंगे, पिछड़ी हुई कंट्री मानी जाएगी। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास के क्रम को ध्यान दिया गया और किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें एक टारगेट बनाना पड़ता है और हमें एक नीति निर्धारण करनी पड़ती है। इसी में बच्चों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया कि किस तरीके से हम यह जो टेक्निकल वर्ल्ड के साथ में, विश्व के साथ में तकनीकी के क्षेत्र में हम कैसे आगे जा सकते हैं। इसमें हमारे देश में डॉक्टर जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम अग्रणी रहा है बच्चों। पहला ही मुद्दा आपके पुस्तक में आपके सामने होगा कि उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वह एक ऐसे महानुभूति हम कह सकते हैं डॉक्टर होमी भाभा को, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा में भारत का नाम आगे लाने के लिए अपना अमूल्य और अतुलनीय योगदान दिया हुआ है। उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, साथ साथ में नेहरू जी का भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, कारण वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, स्वतंत्र भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और इसी विचार को बच्चों दोनों ने मिलकर के आगे बढ़ाया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हमारे देश में की गई। हमारे देश यानी भारत में, भारत की स्वतंत्रता के 1 साल के पश्चात ही, करीब करीब 1 साल के अंतर्गत ही यह परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर होमी भाभा को ही बनाया गया। आप देखेंगे बच्चों कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, इसका यूज क्या है? आपने देखा है कि किस तरह से बिजली का उपयोग आप करते हो। अभी करंट टाइम में तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं। बिजली का आप बोलिए, टेक्नोलॉजी का बोलिए, या इंटरनेट का जमाना आप बोलिए, सारी चीजें आपको ऑनलाइन क्लास प्रोग्रेस करने में, छोटा सा एग्जाम्पल स्टूडेंट और टीचर जो एकदम इजिली टीचर के माध्यम से आपको मिल सकता है, किस तरह से हम इस तकनीकी का यूज करके हम लोग यहाँ पर आज सब एकत्र होकर के अच्छी तरह से क्लास को ले रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन, जैसे सिंचाई की सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाया जाना, जस्ट एग्जाम्पल। इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, किस तरह से गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जाए, और नैनो टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। ये तमाम चीजें शुरुआत के दौर में इतनी फैसिलिटी नहीं हो पाई, लेकिन बट शुरुआत हमने किया और शुरुआत के दौर से इस परमाणु ऊर्जा का जो उद्देश्य था वो प्राप्त होने लगा। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापना का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा वह पूरा होने लगा। इस विभाग ने 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा, इन लोगों के माध्यम से पहली परमाणु भट्टी, यदि आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाएगा तो आपको यह याद होना चाहिए, भारत में फर्स्ट टाइम जो प्रथम परमाणु भट्टी क्रियान्वित की गई, अस्तित्व में लाई गई, उसका नाम था अप्सरा। और इसी क्रम को, इसी परमाणु ऊर्जा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों देखेंगे कि विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट, जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट में, स्पेशली मुंबई थाने से लगे हुए सभी निवासी करीब करीब, ज्यादातर बच्चे हम मुंबई के लोकल एरिया से जुड़े हुए हो सभी लोग, तो तारापुर क्षेत्र लगा हुआ, तारापुर क्षेत्र, ये विरार के आगे आप कॉमन भाषा में बोल सकते हैं, का जो क्षेत्र है बच्चों, वहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। ज्यादा क्योंकि यह जो हमारा महाराष्ट्र है, जो मुंबई है स्पेशली, वह सागर के से बधा हुआ क्षेत्र, मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सुविधा अच्छी है। सागरी क्षेत्र होने के कारण, तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी और फटाफट मतलब हम आगे डेवलपमेंट के क्रम को आगे बढ़ा सकते थे। इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से यहाँ पर परमाणु भट्टी, परमाणु ऊर्जा केंद्र का नियोजन किया गया, यहाँ पर स्थापित की गई। और थोरियम का उत्पादन विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कल्पम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना। बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से
एक के बाद एक स्टेट में नित्य नवीन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और किस तरह से देश को आगे लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी क्रम में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा की निर्मित के लिए भारी पानी की आवश्यकता है, यानी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी सप्लाई अच्छी हो, साथ में कारखाने की स्थापना के लिए जगह की जरूरत हो। बड़ोदरा जैसा क्षेत्र हुआ, तालचेर, तूतीकोरिन, तमिलनाडु से लगा हुआ क्षेत्र, कोटा आदि स्थानों पर, कोटा और उड़ीसा का जो क्षेत्र है सागरी तट से लगा हुआ, ऐसे जगहों पर परमाणु भट्टियों का जो है के लिए आवश्यक भारी पानी, हैवी वाटर जिसे आप बोल सकते हो, बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट लगाए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सागरी तट होने के कारण यहाँ पर पानी की भी सुविधा है, साथ साथ में आवागमन और आयात और निर्यात, कोई चीज हम ये करेंगे, उत्पादित करेंगे तो उसका निर्यात भी आसानी से हो जाएगा। कोई चीज हमको आयात में मंगाना है किसी कंट्री से, तो वो भी सागरी तट के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से हो जाएगा। तो यह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, संस्थान का नाम हैवी वाटर बोर्ड के रूप में जाना गया, ताकि यह जो काम गवर्नमेंट ने शुरू किया है वह उसमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े और अच्छी तरीके से प्रोसेस हो सके। इसी में आप देखोगे बच्चों, नेक्स्ट ध्रुव परमाणु भट्टी, यानी अब इसमें आपको तरह तरह के डिफरेंट टाइप के आपको किस तरह से उत्पादन और किस किस तरह से मशीनरियां बनाई गई, परमाणु ऊर्जा का कैसे लाया गया, ये सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। पहला मुद्दा है ध्रुव परमाणु भट्टी। मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की परमाणु भट्टी का परमाणु भट्टी का प्रारंभ किया गया। परमाणु भट्टी के क्या काम किया जाएगा उसमें अब, तो इसमें यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी का उपयोग, और साथ साथ में किरणोत्सर्गी पदार्थों का निर्माण, जैसे आप देखते होंगे अभी इस तरह के आप पिक्चर्स आप देख सकते हो कि क्या यूज है या किरणों का, इसका आप एक्सरे वगैरह जो एक्सरे वगैरह के लिए जो किरणें निकलती हैं, वह सारी चीजें इसी विकास के क्रम की प्रक्रिया में आती हैं। साथ साथ में वही मैंने अभी जस्ट बताया, चिकित्सा से रिलेटेड जो कुछ भी है इसके अंतर्गत, यानी इसका लाभ मिले हमारे देश की जनता को, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका लाभ मिले, इस बात को, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन सब के उत्पादन कार्य को ध्यान में रखा गया। अगला बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक नई संस्था परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए 1987 में हम देखेंगे कि कंपनी का गठन किया गया, नई कंपनी बनाई गई 1987 में, नई कंपनी का गठन, और कंपनी का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित तरीके से सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत का उत्पादन बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्युत का उत्पादन हो सके, घर घर को बिजली मिल सके और लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मिल फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा बिजली जब प्रोवाइड की जाएगी तो उत्पादन की गति भी आगे बढ़ेगी। उत्पादन की तकनीकी विज्ञान सिद्ध, जो वैज्ञानिक तरीकों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम किस तरह से सिद्ध करें, देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, देश का विकास कैसे करें, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके बिजली उत्पादन की गति को आगे बढ़ाया गया। और उसी में नेक्स्ट मुद्दा परमाणु परीक्षण, यानी यह सब कुछ इतिहास का कोरिलेशन यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है बच्चों कि किस तरह से परमाणु के क्षेत्र में एक इतिहास रचा गया, देश ने एक इतिहास रचा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। हम देखेंगे पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किस प्रकार से किया गया। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयंपूर्णता के लिए करना भारत की नीति थी, अपने लिए शांति तरीके से और अपने को स्वयंपूर्ण बनाने के लिए इस नीति का अनुसरण कर भारत जो है अपने आप को, जैसा कि अलग अलग स्लाइड्स में आप देख रहे हैं
कि क्या है ये परमाणु ऊर्जा, क्या है, टेक्निक क्या है, चिकित्सा क्या है, उसके बारे में फ़ोटो में मैंने 2-4 फ़ोटो ऐड किए हुए हैं, जिसके थ्रू आप समझने का प्रयत्न कर सकते हो इस पाठ को। इस तरह से तमाम चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। 18 मई 1974 को राजस्थान नामक या राजस्थान राज्य हम कहें, हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग हम जिसे कहें, या एक महत्वपूर्ण राज्य स्टेट राजस्थान के पोखरण नामक जगह पर बच्चों परमाणु परीक्षण भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। किसके लिए? इसमें हम नया टेक्निक यूज करके अपने देश के लिए परमाणु परीक्षण की जरूरत भारत देश को है। वर्ल्ड के साथ में हमें चलना है और इसमें बच्चों चीन के परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए चली आ रही जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, ये एक तरह से हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान हुआ, वर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, जो अभी करंट में समस्याएं चल रही हैं अफगानिस्तान में, यानी हमारे सीमा रेखा से काफी नजदीक में ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। आज के दौर में क्या समस्याएं हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने यह नाम लिया कि किस तरह से हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में जो गतिविधियां हैं वह हमसे किस तरह से संबंध में आ रही हैं। इस परीक्षण में बच्चों देखोगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर होमी सेठना और भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र के जो निर्देशक थे, उनका नाम आपकी किताब में शायद दिया है, डॉक्टर, हाँ यस दिया हुआ है, डॉक्टर राजा रमणला। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है बच्चों? इंदिरा गांधी ने जब परमाणु विस्फोट परीक्षण का निर्णय लिया न पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में भारत का परमाणु परीक्षण, प्रथम परीक्षण हम कह सकते हैं, जहां पर आसपास पानी का संग्रहण न हो। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है। उसका भौगोलिक रीजन सभी लोग करीब करीब जानते हैं कि वह वहां पर 50% के लगभग जो है जमीन जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इतनी अच्छी बरसात नहीं होती है। साथ साथ में आपका जो एक महत्वपूर्ण जगह वहां पे भी है, नाम आप लोग जानते होंगे, थार का मरुस्थल जिसे हम कह सकते हैं। यह सारी चीजें, तो इसके लिए इस जगह का चुनाव इसी बात को ध्यान में रख करके किया गया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जहां पर पानी की उपलब्धता कम हो, दूर दूर तक बस्तियां कम हो, और ताकि लोगों को अगर कोई दुर्घटना घटती है, कोई समस्या आती है, तो किसी को नुकसान ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मानवीय जीवन की बस्ती से दूर और पानी की जहाँ पे थोड़ी सी कमी हो, इन दो बातों को ध्यान में रख करके राजस्थान जगह को चुना गया परमाणु परीक्षण के लिए, राजस्थान के पोखरण में। और दो निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान के पोखरण को, वही मैंने आपको बताया कि दो निष्कर्ष जो ये मैंने अभी आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, क्यों चुना गया राजस्थान के पोखरण को, वो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। इसी बात को ध्यान में रख करके इस स्थान को चुना गया। नहीं तो आपका अगला सवाल रहेगा, हो सकता है मन में प्रश्न उठे कि भारत के दूसरे राज्य को क्यों नहीं चुना गया। दूसरा परमाणु परीक्षण, यह तो हो गया प्रथम परमाणु परीक्षण। अब हम दूसरे परमाणु परीक्षण की बात यदि हम करते हैं तो आप देखोगे 11 मई 1998, 11 मई का जो दिन था, भारत को अपनी परमाणु अस्त्र सक्षमता सिद्ध करने के लिए दूसरी बार, यानी भारत फिर से अपना परमाणु परीक्षण, सेकेंड टाइम हम जिसे कह सकते हैं, परमाणु परीक्षण किए। इस दिन 3 परमाणु परीक्षण किया गया, एक नहीं, 11 मई के दिन का जो मैंने बताया आपको समय बताया, 3 परमाणु परीक्षण किए गए। उनमें से एक हाइड्रोजन बम भी था। बम यानी आपने सुना होगा कि बम की क्या उपयोगिता है, किस लिए यूज किया जाता है, तो इसमें भी हमें अहमियत हासिल करनी है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए देशवासियों को। विकट परिस्थितियों में इसका भी उपयोग किया जा सके, इसके लिए इसका भी प्रयोग किया गया। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के लिए मतलब एक आश्वासन दिया कि भारत प्रक्षेपणास्त्रों को पहले प्रयोग नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि हम ये सब जो चल रहा था हमारे देश में,
हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना, परमाणु परीक्षण करना। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है विश्व में, और उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, तो उसको ऐसा लगता है कि हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या कर दिया, इन्होंने दे दिया, वैज्ञानिकों को छूट दे दिया कि नहीं, आप लोग परीक्षण करिए और देश को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका जैसी कंट्री ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। बट इसका कोई हमारे देश के विकास के क्रम में कोई भी बुरा नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नुकसान नहीं हम कह सकते हैं। हमारा देश का जो क्रम है प्रक्षेपण के क्षेत्र में, उसमें आगे बढ़ता ही गया। और आप इसमें देखोगे बच्चों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम आप कह सकते हो, पूरा नाम ले सकते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में, जो एक अपने आप में महान अनुभूति हम कह सकें, जो एक ऐसा नाम जिसे कि बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, और इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि भी दी गई। मिसाइल मैन यानी एक बड़े वैज्ञानिक हैं हम इन्हें। इन्होंने देश के लिए एक ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति का वैज्ञानिक क्षेत्र में आगमन हुआ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के ग्राम में, हमारे लोकतंत्र देश के ग्राम में राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए भी वैज्ञानिक उन्नति में, वैज्ञानिक क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया। इनके देखोगे बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी यानी जो कुछ बनाया जा रहा है उसका एक नवीन नवीन नाम दिया जा रहा है। इसमें आप देखोगे इनके जो अंदर तकनीकी का उपयोग किया गया, उसमें पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश नाग, प्रक्षेपणास्त्र है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऐसे तमाम क्षेत्रों को जो टॉपिक हमें आज देखना है, इन्होंने अपने अंतर्गत, अपने निर्देशन के अंतर्गत अपने तकनीकी का उपयोग करके इन सारी चीजों को आगे लाया। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, पृथ्वी का जो प्रक्षेपणास्त्र किया गया और 88 से 89 में अग्नि इसका नाम दिया गया और इसका परीक्षण किया गया। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत के परमाणविक प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर आ रहा था। सभी विश्व के कंट्रियां, विश्व के जो देश हैं, वह ये जो हमारे देश में चल रहा था कार्यक्रम, उसकी तरफ सबका ध्यान था कि इंडिया ऐसा क्या काम कर रहा है। इसमें आप देखोगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट्स, थोड़ा सा चैप्टर आपको समझने में अनइजी फील हो सकता है, बट थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा बच्चों। प्रोग्राम IGM-DP ऐसे नाम है, थोड़े से नाम बुलाने में कंफर्ट फील नहीं होता है, के अंतर्गत प्रक्षेपणास्त्र का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या हुआ, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के प्रक्षेपणास्त्र निर्माण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। और यह सारे कार्यक्रम किसके अंतर्गत में हो रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हो रहा है। इसके मुखिया हैं, इसके नेता हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्हें भारत सरकार द्वारा मिसाइल मैन की उपाधि दी गई, और वर्ल्ड के लोग भी, विश्व के लोग भी, विश्व के क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्र में कहें तो इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। एक ऐसा नेतृत्व जो भारत देश को काफी आगे ले गया टेक्निक के माध्यम से। पृथ्वी एक, जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना, आप जैसे जानते हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल जमीन पे, जल यानी पानी में, और वायु यानी आकाश। यह जो तीनों सेनाएं हैं, इनको किसी विकट परिस्थिति में यदि अपने दुश्मन से मोर्चा लेना है तो कैसे अपने आप को संभालेंगे, अपने जीवन की रक्षा कैसे किया जाए, देश की रक्षा कैसे किया जाए, इसकी भी जरूरत है। और इसकी जरूरत है, इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह सारे कार्यक्रम हमारे देश में चालू थे। तो इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना, और साथ में पृथ्वी 2 वायु सेना को, और पृथ्वी 3 नौसेना, यानी नाम एक ही है, पृथ्वी ही नाम दिया गया, लेकिन एक एक मिसाइल, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सबको एक एक मिसाइल प्रोवाइड की गई, प्रदान की गई। किसके नेतृत्व में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में। तो ये बहुत ही अमूल्य और असराहनीय हम योगदान कह सकते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, कि हमारे देश के सैनिकों की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए यह मिसाइलें तैयार की गई।
और हर एक क्षेत्र को एक नाम एक ही है, 1, 2 एंड 3, और इस तरह से प्रोवाइड किया गया सेना विभाग को। आप देखोगे बच्चों, तो पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र की क्षमता कैसे है, 500 से 1000 किलोमीटर वहन करने तक की जो क्षमता है वो पृथ्वी वन में है। उसी तरह आप देखोगे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र मिसाइल जो है 150 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी यदि नापा जाए, तो यह सारे लक्ष्य को ध्यान में रख करके सारे कार्यक्रम का नियोजन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया। आप यहाँ पे देखोगे किस तरह से हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं बच्चों, टेक्निक का यूज करके हम आगे जा रहे हैं। यह मिसाइलें क्यों बनाई गई, इसका उपयोग क्या था। अग्नि आप देख सकते हो, चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपणास्त्र सामर्थ्य का अनुमान, यानी हमारे जो कंट्री है, कंट्रियों ये देख सकते हैं किस तरह से अपने सहयोगी मित्रों के साथ में, अन्य वैज्ञानिकों के साथ में, रिसर्चर के साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। यह सारी चीजें हमारे देश के लिए लाभप्रद साबित हुई। आप यहाँ पर देखोगे कि क्या मतलब हमारे जो पड़ोसी कंट्री है, उन्होंने किस तरह से देश का विकास क्रम आगे बढ़ रहा है उस पे नजर गड़ाए हुए हैं, और वो अनुमान लगा रहे हैं कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उसी में आप देखोगे अगला क्रम, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अग्नि-1 का परीक्षण किया गया। इस सामरिक प्रक्षेपणास्त्र का लक्ष्य 700 किलोमीटर। आप देखो हम लोग धीरे धीरे और आगे जा रहे हैं, 150 से 300, 300 से 4 या 500 तक पहुंच रहे हैं। अब हम डायरेक्ट 700 तक आ गए हैं। और आगे अग्नि-2 और अग्नि-3, जैसे पृथ्वी में था 1, 2, 3, वैसे अग्नि प्रक्षेपणास्त्र में भी है कि 1 और 2, 3 किस तरह से जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, तीनों डिपार्टमेंट है, जल सेना, थल और वायु सेना, मैंने जैसे आपको बताया, इन तीनों को प्रोवाइड किया गया। आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर आकाश नाग प्रक्षेपणास्त्र, जो हमको आज कवर करना है। जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए, जमीन यानी पृथ्वी से आकाश की तरफ प्रहार करने के लिए 1990 में आकाश प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया गया, और यह 30 किलोमीटर दूरी और 720 किलो के विस्फोटक पराध्वनि की गति से ले जाने वाला प्रक्षेपणास्त्र था बच्चों। शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने के लिए फायर, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या ऐसे कोई युद्ध वगैरह का जो फोटो आप देखते हो, किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो होती हैं, फायर एंड फॉरगेट, किस तरह से फटाफट अपने विस्फोटक को दागती रहती हैं। तो उसके लिए शत्रु के पैटर्न टैंक को नष्ट करने के लिए आकाश और नाग प्रक्षेपणास्त्र का मतलब ये किया गया, अस्तित्व में लाया गया। और यह सारा कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे महान नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व, प्रक्षेपणास्त्र निर्मित के कारण सैनिक दृष्टि से इसका लाभ क्या हो गया। अब आपको ऐसा लगेगा इसका उपयोग क्या है, टीचर इतना सब पढ़ा दे रही हैं, हमारे लिए इसकी उपयोगिता क्या है। तो हमारे लिए बच्चों इसकी ये उपयोगिता है कि हमारा देश जो है सैनिक दृष्टि से, जो सीमा सुरक्षा से लगे हुए सैनिक बंधु हमारे काम कर रहे हैं, हमारा जो है हमारी सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, 24 घंटे वहां पे लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा और ये लॉन्च सेंटर जो है, इसमें आप देखोगे कि जो है इसमें रॉकेट आप सभी लोग छोटे स्तर पर देखते होंगे किस तरह से रॉकेट आप लोग छोड़ते हो त्योहारों के टाइम। तो वही हम यहाँ पर देश से रिलेटेड हम इसकी बात कर रहे हैं। अग्नि रॉकेट 1961 में सफल प्रक्षेपण किया गया, और इसी तरह से विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी हुआ, स्वदेशी बनावट वाला रोहिणी 1969 की समयावधि में ले लें, और फिर आगे देखेंगे 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से आर्यभट्ट नामक एक नया प्रक्षेपणास्त्र का उपयोग किया गया।
ये सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, इसीलिए इन सारी चीजों को कनेक्ट किया गया इतिहास से। यह चैप्टर आपको यहाँ पर इसलिए पढ़ने के लिए आया कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे भारत सरकार ने पूर्ण किया, सैनिकों को कैसे लाभ मिला, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह जो आपका विषय है या यह जो आपका चैप्टर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपको इतिहास विषय में पढ़ने के लिए आया। और सफल इन सारी चीजों की सफलता को सिद्ध करना, अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाला उपग्रह की संरचना निर्मित, देश में हो रही नई तकनीकी, भारतीय विशेषज्ञ जो है उनका भू केंद्र से उपग्रह की ओर संदेश कैसे हम भेज सकते हैं, चंद्रयान हुआ, ये सब तमाम चीजें जो प्रक्षेपण आकाश में किया जा रहा है, जैसे मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, ये सारी जैसे विश्व सर्च कर रहा है वैसे हमारा उन कंट्रियों के साथ साथ हमारा भारत देश भी किसी न किसी सर्चिंग में लगा हुआ है, वैज्ञानिक उन्नति में लगा हुआ है। और भारत देश का विकास तभी परिपूर्ण माना जाता है बच्चों, जबकि उसकी वैज्ञानिक उन्नति अच्छी तरह से हुई रहे। और इसी तरह से तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए जो उपग्रह की कार्यशैली है, उसे हम मूल्यांकन के तौर पर ये कर सकते हैं कि इसका हमने मूल्यांकन किया और इसका उपयोग हमने क्या किस तरह से किया। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आकाश में प्रक्षेपण का कार्य किया जाता है रॉकेट के थ्रू और उपग्रह के माध्यम से। यह सारी चीजें हमने इस चैप्टर में थोड़े समय में अधिक से अधिक जानकारी मैंने देने का आप लोगों को प्रयत्न किया है। यहाँ पर सारी कुछ चीजों की जानकारी मैंने आपको दी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक परीक्षण और जो भी भिन्न-भिन्न जैसे डॉक्टर होमी भाभा के बारे में मैंने बताया, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कैसे मिल रही है, इसका लाभ हम कैसे उठा रहे हैं, इस विषय पर आज हम सभी ने चर्चा किया। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न उठता है मन में, तो आप बेझिझक अपने सवाल को कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से हमने देखा पाठ परिचय से लेकर के जो कुछ भी जानकारी, थोड़ा-सा चैप्टर आपको टफ लग सकता है, लेकिन मैंने सरल तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया। और फिर से हम अगर अवसर मिलेगा तो अगला जो इसमें बचा हुआ आपका चैप्टर का जो बचा हुआ शेष भाग है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज मैं अपना लेसन यहीं पर ओवर करती हूँ, खत्म करती हूँ।